बिजनेस ने टीआरपी के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए और अब तक के हाईएस्ट टीआरपी के रिकॉर्ड को सेलिब्रेट करने के लिए हम आज बीएसई में हैं। बाजार के 3 बड़े जाने माने दिग्गज जिन्होंने हिंदुस्तान के बाजारों के कई बुल और बेयर मार्केट देखे हैं, कई उतार चढ़ाव देखे हैं, कई सारी इवेंट्स देखी है, एफआईएस का दबदबा देखा है और रिटेल इन्वेस्टर्स को बाजार में डोमिनेट करते हुए देखा है, बड़े पैसे बनते हुए देखा है, बड़े नुकसान होते हुए देखे हैं। आइए इस खास मौके पर मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाता हूँ, जानना चाहता हूँ कि आगे भारतीय बाजारों में रिटेल इन्वेस्टर्स का क्या भविष्य है। और आप सोचेंगे कि क्यों रिटेल इन्वेस्टर्स, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 6 साल में हमने जी बिजनेस पर जो कुछ भी हासिल किया, इसकी सबसे बड़ी अगर श्रेय कामयाबी का किसी को है तो हमारे देश के रिटेल इन्वेस्टर्स को है। जी हाँ, एक ज़माना था जब सिर्फ अंग्रेजी बोलने समझने वाले लोग बिजनेस की भाषा समझते थे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, लेकिन धीरे धीरे हमने ये कोशिश की कि इसे बदला जाए, आसान भाषा में लोगों तक हिंदी में शेयर बाज़ार को पहुंचाया जाए, इन्वेस्टमेंट के अलग अलग एसेट क्लास को पहुंचाया जाए। और इसी वजह से आज का दिन हम रिटेल इन्वेस्टर्स के नाम समर्पित कर रहे हैं। आइए 3 बेहद खास मेहमान मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। वैसे उन्हें किसी तरह के परिचय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबसे पहले आइए एमफी के चेयरमैन, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ नवनीत मुनोत साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, जो कि खुद अब तो सीईओ पोजीशन में है, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन दमदार फंड मैनेजर रह चुके हैं और देश के कई बड़े दिग्गज म्यूचुअल फंड को बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचाने का उनका श्रेय है। और साथ ही आज भी एक भरोसे के साथ एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के वॉरेन बफेट माने जाने वाले वेल्थ क्रिएशन गुरु और इक्विटी को हर वक्त जीने वाले रामदेव अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं, जिनका हमेशा मुझे आशीर्वाद मिलता है। जब कभी भी मैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूं, वो हमेशा हमारे लिए तैयार रहते हैं, हमें गाइड करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और बाज़ार के एक और ऐसे जाने माने दिग्गज जिन पर न सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों को बल्कि दुनिया भर के लोगों को गर्व है, क्योंकि जो गहरी पकड़ वो हिंदुस्तान पर और दुनिया भर पर रखते हैं, रमेश दमानी साहब। और जो उनकी कंपाउंडिंग की स्टोरी है, जो उनकी पीएसयू स्टॉक्स को पहचानने की सबसे पहले कला है, उसके लोग काफ़ी दीवाने हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप तीनों ने समय दिया, थैंक यू सो मच सर। शुरुआत नवनीत जी आपके साथ करना चाहता हूँ। ये कहानी तो इसमें कोई डाउट ही नहीं कि जो हिंदुस्तान में बनी है रिटेल इन्वेस्टर्स की, उसकी क्रेडिट म्यूचुअल फंड्स को जाती है। जिस तरह से आपने मजबूती से बाज़ार को संभाला है, बड़े बड़े झोंकों से बचाया है, रिटेल इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे आप इतना बेहतरीन फंड मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्या कहेंगे ये रिटेल की जो क्रांति आई है इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो अनिल जी, आपको जी बिजनेस के पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए शुभकामनाएं। आप इसी तरह से भारत के निवेशकों का, भारत के पूंजी बाजारों का, भारत की अर्थव्यवस्था की सेवा करते रहें। आपने वो बैल सेरेमनी के समय कहा कि ये जो है हॉल, ये रिंग नहीं है, ये हॉल नहीं है, ये शायद मंदिर है। क्योंकि ये जो एक जगह है वो एक ऐतिहासिक जगह है। मैं जब आ रहा था तो रमेश जी से पूछ रहा था आपका ऑफिस अभी भी है ना? बोले ऑफिस अभी भी है, दिवाली की पूजा वो यहीं से करते हैं। रामदेव जी और मैं भी बात कर रहे थे कि 80 के दशक में रामदेव जी आए थे और 1990 में उन्होंने यहाँ की मेंबरशिप देखी, तो उन्होंने पूरा वो रिंग का माहौल, और आज जो आप ऑनलाइन ट्रेडिंग हो गई है या जो डीमेटेरियलाइजेशन हो गया, इतनी बड़ी क्रांति आ गई है। कहाँ एक छोटा सा बाजार था, रमेश जी और रामदेव जी अपने अनुभवों से और बता सकते हैं, पर आज $5 ट्रिलियन का मार्केट कैप, आज सैकड़ों कंपनियां 2-2.5 साल में और नई लिस्ट हो गई और अगले कई सालों में सैकड़ों कंपनियां नई लिस्ट हो जाएगी। तो ये जो एक अर्थव्यवस्था के लिए पूंजी बाजारों का जो योगदान है और उसमें आपका जो योगदान है वो बहुत भारी माना जाएगा। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए तो मैं यही कहूँगा कि भारत और मेरे ख्याल में अमेरिका, रमेश जी और बता सकते हैं, ऐसे 2-3 देश ही है जहाँ पर इतने कई दशकों तक अर्थव्यवस्था एक अच्छी रेट से प्रोग्रेस करती है। वहाँ का एक कॉर्पोरेट सेक्टर है जो उस अर्थव्यवस्था की विकास की दर को अपने रेवेन्यूज और प्रॉफिट में तब्दील करता है। एक पूंजी बाजार है जहां पर उनकी जो ग्रोथ है वो पूंजी बाजार के रिटर्न्स में आ जाती है। और एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है कि आप 500 रुपया महीना लगाकर भी उस ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मेरे ख्याल में अमेरिका के अलावा बहुत कम देशों में ऐसा हुआ है। चीन में इतनी ग्रोथ हुई लेकिन इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं बना। तो अगले कई दशकों तक इस अमृत काल में ये जारी रहेगी यात्रा। और आपको पुनः बहुत बहुत बधाई, और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तरफ से भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि ये जो जन निवेश अभियान हम सब ने चला है उसमें आपकी बड़ी भूमिका रही है। बिल्कुल। रामदेव सर, 1990 से आप इक्विटी मार्केट में बहुत ही एक्टिवली इन्वेस्टर के तौर पर रहे हैं, ब्रोकर के तौर पर रहे हैं, और मुझे ध्यान है बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं उस ज़माने से मैं भी जुड़ा हूँ।
हमेशा आपने ये कहा है कि पैसा तो इक्विटी में ही बनेगा और डटे रहने से, टिके रहने से बनेगा। आज से 25, 27, 28 साल पहले कोई सोचता नहीं था कि हिंदुस्तान में वेल्थ क्रिएशन की थ्योरी बनाने की, स्टडी करने की इसकी ज़रूरत भी है। कहाँ से आपको ये ख्याल आया कि वाकई में आज से 25 साल बाद मार्केट इतने बड़े हो जाएंगे, रिटेल इन्वेस्टर इतने हिंदुस्तान में आ जाएंगे? ये ख्याल कब और कैसे आया? अनिल, बहुत बहुत बधाई फॉर हाईएस्ट टीआरपी। और जो आपका हिंदी में कंट्रीब्यूशन है, मैं बताता हूँ, मैं रायपुर से हूँ, तो वहाँ हिंदी भाषी हैं सब। मेरे परिवारजन सब हिंदी में समझना चाहते हैं। सब के सब आपका चैनल लेके बैठ रहते हैं वहाँ पर। मतलब हमको यहाँ पर बहुत गर्व होता है जो इंग्लिश चैनल्स को देखें तो, लेकिन एक्चुअल मतलब रियल आपको जो रूरल इंडिया है या जो रियल हिंदी बेल्ट है, उसमें आप छाए हुए पूरा यहाँ से, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये जो आप बोल रहे हैं कि ये तो क्या है कि पूरा मतलब हिस्ट्री है। मतलब 25 साल पहले जब मैं ख्याल करता हूँ, एक्चुअली मैं 85-86 में रिसर्च किया यहाँ, तो उस समय मेरे को अंदर आने का अलाउड था, बट मैं सौदा नहीं करता था, मैं ट्रांजेक्शन नहीं किया। तो हर कंपनी के जो पिट था, जो जॉबर्स थे, चाहे जेके सिंथेटिक हो, प्रीमियर ऑटोमोबाइल हो, टिस्को हो, सब जगह जाके मैं खड़ा था। जहाँ भीड़ रहती थी वहाँ मैं जा खड़ा होता था और देखता था कैसे मार्केट बना। तो वो जो एक विजुअल इम्पैक्ट है कि भाई बोनस इशू हुआ तो पूरा बाजार समझ आता था एक कॉर्नर में। तो ये सब चीज़ जो है ना हमने देखा है, वो अब डिजिटली होता है, वही होता है वो अभी भी, लेकिन डिजिटली होता है। तो देखिए उस समय करीब 200 करोड़ का टर्नओवर था। देखिए आप 200 करोड़ पर डे का सौदा होता था, और T+15 तो 1 पीरियड होता था, उसके बाद 7 दिन होता था। एक्चुअली सेटलमेंट होता था T+21। आज हमारे होते हैं T+1 और रेगुलेटर इज ट्राइंग टू डू इट T+0, है ना? तो T+1 में सेटलमेंट होता है। और सौदे कितने हो गए? 400 लाख करोड़। मैंने इतनी इंडस्ट्री देखी, लेकिन कोई इंडस्ट्री जो है ना 200 लाख गुना बड़ी हो, 2 लाख गुना 30 साल में होते हुए देखा नहीं हुआ। और अभी भी 40% से ग्रो हो रहा है। और अब जो रेगुलेटर जिन्होंने बनाया है इसको पूरा इतना ट्रांसपेरेंट बनाया, अच्छा बनाया सेबी वालों ने, वो डर गए। अब वो बोले कि भैया थोड़ा भी धीरे चलो, तो अब ये रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं। तो मतलब ये क्या है कि ये देश का जो सस्टेन जो जीडीपी ग्रोथ है, जो देश की उन्नति है और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की उन्नति है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। और ऐसे जैसे नवीन जी ने बताया, ऐसे सिर्फ 2 ही कंट्री है पूरे विश्व में जो कंपाउंडेड है, जो प्रेडिक्टेबल है, वो है अमेरिका और इंडिया। बाकी सब कंट्री बहुत रिच हैं, बड़े हैं, लेकिन जिस टाइप का मार्केट का माहौल इंडिया और यूएस में सिर्फ 2 ही हैं। आपको बहुत बड़े देश में खरीदने का, डेवलप कंट्री में आप अमेरिका जाओ, अभी आपको इमर्जिंग खरीदने का आपको इंडिया आना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी थोड़ी बहुत उथल पुथल है, लेकिन सब घूम फिर के आएंगे यहाँ पर। तो इसका जो है जो फैलाव जो है, जो अभी जो रिटेल रेगुलेशन की जो बात की आप, ये बहुत बड़ा बदलाव है। ये तो शेयर बाजार ही छोड़ दीजिए आप, इसका जो रियल इफेक्ट है इकोनॉमी में और कॉन्फिडेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योरशिप है, वो बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट आएगा। दैट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट। वो 2-3 साल लगेगा समझने में लोगों को, लेकिन उसका जो रियल इकोनॉमी इफेक्ट आएगा विथ अ गैप ऑफ 2-3 ईयर्स वो आएगा। और ये जो माहौल है, जो अभी 170-180 मिलियन मतलब 17-18 करोड़ डीमेट अकाउंट खुल गए हैं, जो 3-4 मिलियन खुलते हैं, वो बढ़ के मेरे को लगता है कि 500 मिलियन भी हो सकता है। लेकिन पहले तो डबल की तैयारी करें, पहले हम 300 मिलियन की 30 करोड़ की तैयारी करें, 30-35 करोड़ की तैयारी करें, वो हो जाएगा। मुझे लगता है 3 से 4 साल में, 5 साल में हो जाएगा। तो ये सस्टेन ग्रोथ है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन ये जो फैलाव है बाजार, एंड जितना ही बढ़ते आएगा उतना ही आपके चैनल का जो माध्यम है जिसके थ्रू आप मैसेज देंगे, उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट सबको मिलेगा पूरे इंडिया में। ठीक बात है सर, बिल्कुल। इसके ये इतनी बढ़ती हुई लोकप्रियता के साथ हमारी जिम्मेदारी भी है, ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी आती है, और आपने जो कहा उसको हम जरूर अमल करेंगे। रमेश दमानी साहब है हमारे साथ। आज से 35-40 साल पहले हार्डली कोई विदेश में जाकर पढ़ाई करता होगा, और पढ़ाई करने अगर भेज दिया पेरेंट्स ने तो वो आदमी वापस आता नहीं था। कहाँ इतना बढ़िया इतनी एडवांस देश छोड़कर वापस भारत आए। लेकिन सर, आपने तब क्या ऐसा सोचा कि मैं हिंदुस्तान के मार्केट में अगले 20-30 साल में क्या देख रहा हूँ, इस तरह की रिटेल क्रांति, सरकारी कंपनियों के शेयर जिन्हें कोई टच नहीं करता था, मतलब इनको कौन लेगा, वहाँ पर आपने इतनी वैल्यू देखी। अपना अनुभव बताएं सर, और ख़ास तौर से आपका अनुभव इसलिए भी जानना चाहता हूँ, आपका तो ऑफिस भी इसी बिल्डिंग में है, और अब कई सारे ब्रोकर्स हैं जो धीरे धीरे करके बीएससी बिल्डिंग से निकल गए, लेकिन आपने इस मंदिर में अपना घर अभी भी बना रखा है। थैंक यू अनिल जी। एंड एज नवनीत जी एंड रामदेव सेड, ये मार्केट का मंदिर तो बीएससी है,
यहाँ से इन्फोसिस, रिलायंस, विप्रो जैसी कंपनियाँ पैदा हुई है. सो दैट्स ऑलवेज अ प्लेस ऑफ ग्रेट रेफरेंस फॉर मी आउट देयर. बट मार्केट का मंदिर बीएसई होगा, मार्केट का आईना तो जी बिजनेस है कि आपने साफ, सुंदर, स्पष्ट, साधारण शब्दों में निवेशकों को समझाया है कि क्या हो रहा है, क्या चीज़ बढ़ रही है, क्या चीज़ घट रही है. सो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द इन्वेस्टर्स, थैंक यू सो मच फॉर योर इनवैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द इकोनॉमी. आपने प्रश्न पूछा था कि मैं 30 साल पहले क्यों आया शेयर बाजार. आई गिव द क्रेडिट टू माई फादर. माई फादर वन डे टोल्ड मी दैट उनको इतनी तेज़ी लग रही है इंडिया में, तो बोलता शेयर लेके तिजोरी फेंक दूंगा, तिजोरी की चाबी फेंक दूंगा मैं, बिकॉज आई डोंट वांट टू सेल द शेयर्स, क्योंकि डबल हो गए, ट्रिपल हो गए, बेच दे. ही एक्चुअली टोल्ड मी दैट एंड ही इनकरेज्ड मी दैट यू आर गुड, यू आर हैप्पी इन अमेरिका, बट द फ्यूचर लाइज इन इंडिया, सो कम टू इंडिया. So he's now passed away, but I'd like to give my credit to him. बिल्कुल सर, आपको लगा कि कभी वाकई में हिंदुस्तान में रिटेल की इतनी बड़ी क्रांति आ जाएगी कि एक ज़माना था एफआईज के दम पे ही हम चलते थे, फिर थोड़े बहुत एक दो कोई यूटीआई या एलआईसी बाजार को ड्राइव कर लेता था, लेकिन इतनी बड़ी ताकत हमारी रिटेल बनेंगे? वो रामजी जी ने हमको बहुत पहले समझा दिया था. अच्छा. We were $1 trillion economy, he said we were going to become $2 trillion economy and then a $5 trillion economy. And my friend Rakesh also used to tell the same thing that जब इंडियन निवेशक आने लग जाएंगे तो हम लोग भूल जाएंगे फॉरेन निवेशक को. दैट मेड सेंस टू मी इंट्यूटिवली. इंडिया इज सच अ बिग कंट्री, हाउ कैन वी हैव ओनली 1% इक्विटी ओनरशिप. इट मेड इंट्यूटिव सेंस. बिल्कुल. रामदेव सर, मतलब ये पिछले 4 साल में जो ग्रोथ आई वो तो मतलब कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन पहली बार रिटेल इन्वेस्टर्स थोड़े से हिले हैं. ढंग ढंग का करेक्शन 4 साल में पहली बार दिखा है और ऐसा लग रहा है कि हमने गलती तो नहीं की. तो ये जो नए इन्वेस्टर्स बाजार में जो पिछले 4 साल में हैं, अभी भी प्रॉफिट में ज़्यादातर, कुछ ट्रेडर्स नुकसान में हो सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जिसने पिछले 2 साल पहले भी पैसा लगाया तो अभी अच्छे खासे मुनाफे में अभी भी है. जो कॉन्फिडेंस हिला है कैसे लौटाया जाए? देखिए, ये गेम पेशेंस का है. वेल्थ क्रिएशन विल हैपन ओनली थ्रू पेशेंस. और पेशेंस कब चाहिए? जब बाजार बढ़ रहा है तब नहीं. जब बाजार थोड़ा वीक हो तब पेशेंस चाहिए. ये हर रोज 2% बढ़े तो मैं बाजार में हूँ तो उसको बोलने में उसको थोड़ी पेशेंस बोलते हैं. करेक्ट. जब बाजार 2 टका गिरे तब भी आप वहाँ शांति से बैठे हुए हो, दैट इज कॉल्ड पेशेंस. और सो क्या है कि अभी थोड़ा और भी तकलीफ हो सकता है, क्योंकि अब क्या है कि जो पहले महीने में जितना पैसा बचा था म्यूचुअल फंड के पास, ये भाई साहब के पास अब 10%, 15% सब कैश है, सब फूक दिया इन्होंने. जो उन्होंने 1 लाख करोड़ बेचा, इन्होंने भी 1 लाख करोड़ खरीद लिया माल. अब क्या है, इनके पास भी पैसे कम बचे हैं और वो चालू हैं बेचने में. तो क्या है, द इम्पैक्ट विल बी मोर. मतलब वो यदि 5,000 को $1 बिलियन बेचते हैं तो पहले 0.5% गिरता था, अब 1% गिरेगा, क्योंकि अब जो है वो रिजर्व, वो जो बफर नहीं है, अब जो डेली फ्लो आ रहा है वही है बस. बट ये क्या है, ये मुहिम है, ये रिवोल्यूशन है, ये चलेगा. डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स विल कीप कमिंग. अब क्या है, सप्लाई भी आएगा, एफआई से भी आ रहा है, प्रमोटर से भी आ रहा है. देखिए आपके आईपीओस कितने बड़े बड़े आ रहे हैं. तो ये जो युद्ध है या ये जो दोनों तरफ का बैलेंसिंग है वो बहुत जरूरी है. वो मार्केट का रोल है, ऐसा एक तरफ नहीं चल सकता है. तो ये जो एक गलत फहमी थी कि बाजार सिर्फ ऊपर जाता है, नीचे जाता ही नहीं, ये भी गलत थी, एकदम गलत थी. तो अभी बहुत अच्छे तरीके से उनको समझाया जा रहा है कि बाजार नीचे भी जाता है, स्टॉक्स 50, 60, 70% भी नीचे जाता है और जाएगा. और बहुत सारे स्टॉक्स जिनके गलत दाम हैं वो और भी नीचे जाएंगे यहाँ से. और ये समय है जिसमें करेक्ट हो जाए तो बहुत अच्छा है. जितना जल्दी गलत चीज़ सही हो जाए वो इन्वेस्टर के लिए अच्छा है, ख़राब नहीं है. तो उनको सीखना पड़ेगा कि बाजार 25% बढ़ता है तो 10-15% गिर भी सकता है. अच्छा, लेकिन आप देखें 5 साल का बाजार का निफ्टी का मूवमेंट एग्जैक्ट 100% हुआ है. 15% ही आया 5 साल में. 1 साल का 25% है, लेकिन 5% का एग्जैक्ट 15% है एज ऑफ नाउ. तो बाजार आपको सिर्फ 15% ही देगा. उससे ऊपर का माल, उसके ऊपर का मैं बोलता हूँ इट डजंट बिलोंग टू यू. मतलब इट इज एट मार्केट लेवल. बाकी आप इंडिविजुअली बहुत स्मार्ट हो, 20, 25, 30 कुछ भी कमाओ, वो बात अलग है. राकेश 30% कमाता था, लेकिन सबके पास की बात नहीं है. करेक्ट. तो ज़्यादा एक्सपेक्ट करना, बाजार में एक्सपेक्टेशन भी मैनेज करना बहुत सही है. 15% मीन रेट है, हो सकता है 12 हो जाए, 13 हो जाए, लेकिन पैसे बनेंगे. 15% की रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखें तो ज़्यादा बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादा की रखें तो कम बनने के डर ज़्यादा है. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की बात हुई नवनीत जी. ये बात तो है कि आपको क्रेडिट पूरी की संभाल के रखा है मार्केट, और पता नहीं कि ये रोज़ आप कैसे मैच कर लेते हैं. जितने एफआईज बेचते उतने लोकल फंड का खरीदारी का आंकड़ा आता है. वो आज तक मुझे ये समझ में नहीं आई कि दोनों का मैचिंग कैसे होता है.
अनिल जी हमने नहीं संभाल रखा है। रामदेव जी ने बोला इनके पैसे खत्म हो गए, बट हमारा तो क्या बोलते हैं वो अक्षय पात्र होता है ना, जिसमें रोज निवेशकों का पैसा आ रहा है और वो आता ही रहेगा। अभी भारत अगर अमृत काल में है तो अमृत वाला कलश ये भरा ही रहेगा, इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और 2019 में करीब 1-1.5 करोड़ के आसपास म्यूचुअल फंड के निवेशक थे, आज 5 करोड़ निवेशक हैं। पर जैसा रामदेव जी ने बोला कि अगर 20 करोड़ डीमैट अकाउंट अगर 30-35 हो जाएंगे तो म्यूचुअल फंड के भी 5 करोड़ से 10, 15, 20 करोड़ निवेशक होते रहेंगे। एक समय होता था जब बाजार खराब होता था तो हम भी बोलते थे, मुझे अच्छी तरह याद है 2013 में एक दिन मैंने बोला अनिल जी आप रविवार को घर आ सकते हैं क्या, अपने को इंटरव्यू आज ही करना है। 4800 का निफ्टी, 4750 की निफ्टी नेगेटिविटी है, मतलब देश कहीं डूब नहीं रहा है एकदम, आज ही करना है। जरा सा यहाँ माफ कीजिएगा रोक रहा हूँ आपको, रामदेव सर आपको बताना चाह रहा हूँ, कुछ 6062 का निफ्टी ने हाई बनाया था और उसके बाद से करेक्ट होकर 4750 के आसपास। एक दिन नवनीत सर का फ़ोन आया मुझे कि मैं कहीं अगले हफ्ते ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं एक इंटरव्यू देना चाहता हूँ लेकिन संडे को। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा तो आप मेरे घर आ सकते हैं क्या संडे। मैंने एकमात्र इंटरव्यू शायद किसी के घर पे किया होगा वो नवनीत जी का, और उस दिन इतने स्ट्रांगली बुलिश होकर उन्होंने बोला, मैं बोला हाँ ये मतलब वो कन्विक्शन। बात ये बता रहा था कि एक समय होता था हमको निवेशकों को कहना पड़ता था कि डरने की जरूरत नहीं है, पेशेंस चाहिए बाजार में। आज उल्टा है, आज अगर हमको थोड़ा सा डर लगे निवेशक बोलते हैं पैसा भेज रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स बोल रहे हैं, हमारे निवेशकों को पता है। SIP हमें, मैं फॉर्मूला बताता रहता हूँ, वेल्थ क्रिएशन का एक ही फॉर्मूला STP, साउंड इन्वेस्टमेंट प्लस टाइम प्लस पेशेंस। सही निवेश, समय, लंबा समय चाहिए और संयम चाहिए। ये तीनों का अगर जोड़ नहीं होएगा तो पैसा नहीं बनेगा। ये रोज की तेजी मंदी, रोज का ये F&O, इन सब से पैसे नहीं बनेंगे। और रामदेव जी ने बहुत सही कहा कि वो जो पेशेंस का जो टेस्ट है वो तो अभी हो रहा है। बिल्कुल धवानी साहब, चूंकि आप बजाय दूसरों का पैसा मैनेज करने के आप अपना पैसा खुद मैनेज करते हैं, उसमें बड़ा फ़र्क है। दूसरों का पैसा मैनेज करने में जवाब भी देना पड़ता है। क्या आपको कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करने की वो आज़ादी रहती है, या आपको लगता है कि मैं वेल्थ क्रिएशन के लिए कुछ स्टॉक्स में बड़ा पैसा लगा सकता हूँ, ये फ्रीडम रहती है? और क्या कोई इन्वेस्टर्स इंडिविजुअली इन्वेस्ट करना चाहता है बजाय म्यूचुअल फंड के, तो क्या उनके लिए आप क्या सलाह देंगे, कैसे करना चाहिए? Yeah, great question, Anil ji. Of course, I have much more freedom because I'm an individual investor. मैंने बाजार जब मैं आया था, बाजार सेंसेक्स 800 था, अभी 80,000 के ऊपर है, तो 100 गुना इंडेक्स ही बढ़ चुका है। So I've realized that the most important thing for good investment is patience, as Ramdev also said. You know, अच्छी बिजनेस लेके रखे रहो। I think a lot of people want to trade. जो मुझे सबसे दुख लगता है, जो आदमी 20% कमाता है बुल मार्केट में, बुल मार्केट में स्टॉक्स गो 5x, 10x, 20x, तो आप एक्चुअली धन कमा सकते हो एज अपोज टू इनकम। एंड लॉट ऑफ पीपल जस्ट आर हैप्पी मेकिंग 10-20%, गोइंग आउट, हैविंग अ पार्टी, स्पेंडिंग ऑन अ वेकेशन, एंड नॉट रियलाइजिंग द ग्रेटर, दे मिसिंग द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज. So that is the first point I make. Second, I don't have the ability to run a big organization. It requires some organization skill sets. I prefer, जो बोलते हैं ना, individual investing, take my own profit risk out there. It's a very tough business to advise people on what to do, what not to do, to be accountable. बढ़ते बाजार में सब आपके दोस्त है, घटते बाजार में कोई आपको समझता नहीं है कि क्यों घटता है. So I prefer the former route. ये शायद मेरी ज़िंदगी में मैंने पहला इंसान ऐसा देखा होगा, ये कह रहा है कि एडवाइस करना ज़्यादा मुश्किल काम है, खुद का पैसा मैनेज करना आसान. अदरवाइज वैसे दुनिया उल्टी है, राय देना, एडवाइस करना बड़ा आसान है, और खुद का करना ज़्यादा मुश्किल होता है. क्योंकि कई बार लोग कहते भी हैं, रामदेव सर आपने तो दोनों चीज़ की है, आपको कौन सी ज़्यादा मुश्किल है, कौन सी ज़्यादा आसान लगती है? मेरे को पैसे दूसरों से मैनेज करवाना बहुत इजी लगता है. इजी लगता है? हाँ. अच्छा. इनके ऐसा कोई सीईओ हो, हाँ, और इनके नीचे 10-15 एकदम ब्रिलियंट यंग मैनेजर हो, मतलब पैसे आप बिंदास दे दो. 75 पैसे में मैं वही फीस देता हूँ अपने इसने AMC को, वो 75-80 पैसे में आपको इतना बढ़िया काम करते हैं. हम दौड़ नहीं सकते उतना, 24/7 दौड़ते हैं वो, और हर कॉल में, हर मैनेजमेंट में आप अभी बोलो तो अभी बेंगलोर चले जाएंगे, हैदराबाद से, ये हम कर नहीं सकते. तो ये जो बट क्या है, फिर बहुत सारे पैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि वी आर इन द बिजनेस ऑफ इन्वेस्टिंग. ये इन्वेस्टिंग करते हैं, तो इनका तो खैर रिटर्न अलग ही होता है, इनका सब 2x होता है. हमारे इन्वेस्टर का यदि बाजार 15% किया, हम 18% देंगे, तो इनका 36% होता है. तो वो फ़र्क होता है जो इंडिविजुअल इन्वेस्टिंग होता है उनका. लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना, एक
मार्केट में लिस्टिंग करना और ये जो टोटल एंटरप्रेन्योरशिप है उसका एक मज़ा अलग है। आप तीनों जी ने कहा कि इनका जैसा सीईओ और अच्छे फंड मैनेजर हो तो अच्छा लगता है। मैं कहूँगा मेरा हर निवेशक रामदेव जी जैसा हो जो हिले नहीं बाजार में कभी ये भी बाजार नीचे जाए तो सोचे इधर उधर कहीं बैलेंस पड़ा है क्या सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, जिसको निकाल के और लगा दो इस समय। वो तो सर हमेशा कहते हैं पैसा आते ही वो बड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि कहाँ लगाऊं, कहाँ इन्वेस्ट करूं, बजाय इसके कि मतलब कैश में रहे। आप लोग सबका बड़ा एक लंबा करियर रहा है, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं चाहता हूं कि बीएससी की इस बिल्डिंग में हम यहाँ पर हैं जो स्टॉक मार्केट का मंदिर है, मैं आपका अनुभव चाहता हूं तीनों से कि कोई ऐसा अनुभव या कोई ऐसी राय आप रिटेल इन्वेस्टर्स को देना चाहें इस मौके पर कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नवनीत जी। नहीं, इतने उतार चढ़ाव जैसा रमेश जी ने कहा कि जब आए तब वो 800 सेंसेक्स था और आज 80,000 हो गया, और इसके बीच में अगर आप देखोगे 30 साल का देश का इतिहास, तो कारगिल वॉर भी हुआ है, सरकारें भी आई गई है, कई बार इकोनॉमिक साइकिल हो, बिजनेस साइकिल हो, ग्लोबल रेट्स ऊपर नीचे गई होगी, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कभी बेचा होगा, कभी लिया होगा, म्यूचुअल फंड्स में इनफ्लो आया होगा, आउटफ्लो आया होगा, ब्याज दरें कभी ऊपर गई नीचे गई, लेकिन 800 वाला 80,000 हो गया। और ये 80,000 से आगे की जो जर्नी अगले 25-30 साल के समृद्ध काल में, उसको भूलना नहीं चाहिए। बहुत सारी मेमोरीज मैं आपको और पुरानी बताऊं। 1860 के दशक में अमेरिका के अंदर कॉटन की शॉर्टेज हो गई, तो भारत के जो एक्सपोर्टर थे बॉम्बे से, उन्होंने बहुत कॉटन भेजी, प्राइजेज इतने ज़्यादा थे कि इतना पैसा आ गया बम्बई में। बम्बई में पैसा आ गया तो सबसे बड़ी तेजी आई एक रियल एस्टेट में और एक शेयर बाजार में। शेयर बाजार में तेजी आई तो बहुत सारी कंपनियों की लिस्टिंग हुई। क्योंकि आपने लिस्टिंग की बात करी ना, तो हमारे देश का इतिहास ऐसा है कि आज के 150 पौने 200 साल पहले भी यहाँ पर एक इक्विटी की कल्चर थी और यहाँ पर एक ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप थी। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं बीच में कम हो गई कई कारणों से, और अब वो वापस बढ़ रही है। तो हम उसी जगह जाने वाले हैं जहाँ हम पूरे विश्व में 20-25% विश्व की अर्थव्यवस्था के हिस्सा हुआ करते थे। आज 5 ट्रिलियन है, लेकिन पूरे विश्व का हम 2-3% है रमेश जी, मार्केट कैप का और अर्थव्यवस्था का भी। तो 18% पॉपुलेशन यहाँ पर है, ये बहुत आगे जाना है। बिल्कुल। रामदेव सर, आपका भी पहले कभी रिंग में आने का काम तो रहा ही होगा, बिल्कुल। कोई ऐसा अनुभव या कोई ऐसी चीज़ आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? मैं तो अनिल मैं पहला शेयर खरीदा 1980 में। 1980? हाँ, एज ए स्टूडेंट। ओके। उस समय इंडेक्स था 100, सेंसेक्स जो तभी चालू हुआ था। हाँ। 100 का इंडेक्स था। राइट। आज 80-82 हज़ार है, तो पूरा कितना 800 गुना 800 गुना होते मैं देखा हूँ। ओके, लोग बोलते हैं मंदी होगी, ये होगी, मेरे समझ में आता किस बात की मंदी है। 800 गुना अपने सामने, मतलब डे टू डे मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, एवरी डे आई हैव सीन दिस मार्केट। सो ऐसा तेजी वाला मार्केट तो मैं देखा ही नहीं हूँ। कोई बोलता है अमेरिका जाओ, कोई बोलता है चाइना जाओ, यहाँ भाई मैं बोला मंदिर तो यहाँ है, कहाँ जा रहे हो भगवान खोजने के लिए? तो क्या है, अच्छा यहाँ इतना पैसा है, अथाह है पैसा, मतलब जितना गंगा में पानी नहीं उतना पैसा है यहाँ। लेकिन क्या है, आपको थोड़ा सा मेथड चाहिए, थोड़ा कोई गुरु समझा दे आपको और एक रास्ता मिल जाए, थोड़ा पेशेंटली आप ज़्यादा जो लालच है वो सबसे बड़ा दुश्मन है। यहाँ पैसे इतने पड़े हैं, लेकिन लालच ना करें आप। आपके भाग में 15+ 2-3% लिखा हुआ है। अपनी किस्मत का ले ले। हाँ, वो तो उससे ज़्यादा यदि कमाने की कोशिश करोगे तो फिर बहुत लफड़ा होगा, तो फिर कुछ नहीं मिलेगा आपको, पूरा खत्म हो जाएगा। तो वो डिसिप्लिन, सी वॉरेन बफेट का जो है ना स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, लोग बोलते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग है ये वो, मेरे ख्याल से इज द मोस्ट डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर। ब्रिंगिंग डिसिप्लिन टू दिस मोस्ट इनडिसिप्लिन्ड मार्केट इज द की टू मेकिंग मनी। वाह, ये लाइन बहुत अच्छी लगी। ब्रिंगिंग डिसिप्लिन टू द मोस्ट अनडिसिप्लिन मार्केट, इनडिसिप्लिन मार्केट इज द की ऑफ सक्सेस। बहुत बढ़िया। दवानी साहब, आपकी कुछ अनुभव शेयर करेंगे सर? I'll say a couple of points. एक of course 93 में एक BSE में बहुत बड़ा explosion हुआ था, and उस टाइम physical ring था, तो the entire generation of financial investors was standing in the ring, and the building was constructed by Larsen and Toubro, and because it was so well constructed, we all survived that day. That was also a very harrowing experience that I had that day, but thanks to good vision and construction of our founders, we all survived. The other thing जो इन दोनों ने कहा कि बाजार इतना अच्छा है, इतना तेजी है, इतनी अपॉर्चुनिटी है, तो मैं अक्सर अपने दोस्तों को उस टाइम पूछता था, भाई वॉल स्ट्रीट में कहावत है that if you want a friend, get a dog. Nobody helps you in Wall Street. But here I learned something different from my friends. What they told me कि रमेश, एक दरिया बह रही है, तुम 2 बाल्टी उठा लो तो मेरे लिए कम पानी नहीं होगा। तो वी शेयर आइडियाज, जो हम लोग वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं, नवनीत जी, रामदेव, मी एंड अ फ्यू अदर पीपल,
we're always willing to share our ideas with each other because we realize that by sharing ideas, we multiply our wealth. We don't divide our wealth. So I think that I learned at the BSc, by meeting all these genuine people, Chandrakant Sampath hai, RK ji, Rakesh ji, Nimesh bhai, all these people, that wealth is created by actually sharing it because we are all open to each other. We'll meet at CCI or we'll meet in an office and we'll share. मैंने ये लिया, and not necessarily that हम लोग ने सब वही share लिए, but the philosophy underlying the purchase is the same. Good businesses, good cash flow, stable management. बिल्कुल ठीक बात है। ये शेयरिंग वाली बात पे कहूँ, हमारे दीपक पारेख, आप जो बता रहे थे लिस्टिंग का कि इन्फोसिस, विप्रो, रिलायंस यहाँ लिस्ट हुए हैं, तो एचडीएफसी का भी बड़ा इतिहास है 4 दशकों का। तो वो एक वर्ड यूज करते हैं, हम यंगस्टर्स को मिलते हैं तो लर्न, अर्न, रिटर्न। सीखते रहो, कमाओ और वापस देते रहो। Well said. चाहे वो इंटेलेक्चुअली आप वापस दो या आप अपने धन के माध्यम से किसी को भी सहायता करो। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आप तो दोनों तरीके से, कैश और काइन, दोनों तरीके से अपनी CSR एक्टिविटी कर ही रहे और लोगों को एक तरह से सबसे बड़ी बात सही राह दिखाना और अपने एक्सपीरियंस और अपने अनुभव से दिखाना, वो बहुत बड़ी बात है। नवनीत जी, रामदेव सर और दमानी साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस खास मौके पर आपने जी बिजनेस को अपनी ब्लेसिंग्स दी, आशीर्वाद दिया और हमको शुभकामनाएं दी। थैंक यू सो मच सर, और उम्मीद करता हूँ इसी तरह आने वाले कई दशकों तक हमेशा हमें आपका साथ मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आईना बने रहे अनिल जी। आई थिंक द मार्केट नीड्स अ मिरर एंड आई होप विल कंटिन्यू बीइंग दैट। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।